हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 18 सितंबर 2023। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है शांति निकेतन को लेकर। शांति निकेतन क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल के दिनों में यूनेस्को ने इसे 41 वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में आप कहें कि घोषित किया है या कहें लिस्टेड किया है। अर्थात अब भारत में जो यूनेस्को की धरोहर हैं वो 41 हो चुकी हैं। इससे पहले हमारे यहाँ कितनी थी? 40 थी। क्लियर? तो अभी हम उनकी लिस्ट भी देखेंगे कि कौन कौन से वो 40 बाकी के हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उन 40 में से किस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम आगे इस टॉपिक को पढ़ें, 102 बातें आपको बता दें इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके लिए। वो बात ये है कि हम चाह रहे हैं कि अपनी ये करंट अफेयर्स की ये जो क्लास हैं इनको तो आपके साथ रेगुलर कंटिन्यू करें ही करें, बल्कि करंट अफेयर्स को लेकर हम एक अलग से या कहें सेपरेट क्लास की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसका नाम हमने रखा है करंट अफेयर्स टुडे के रूप में। इस करंट अफेयर्स टुडे में क्या होगा कि होंगी तो करंट अफेयर्स के ही आर्टिकल, लेकिन उस पर कोई डेट नहीं होगी। जैसे अभी आप पढ़ते हो ना कि आज 18 तारीख है, कल 19 तारीख है, परसों 20 तारीख है, इनके हिसाब से आपकी करंट अफेयर्स आती है। लेकिन इस करंट अफेयर्स टुडे में क्या होगा कि इंडिपेंडेंट हम टॉपिक को कवर करेंगे। इंडिपेंडेंट टॉपिक का मतलब जैसे आज ही एक टॉपिक है ग्रेसम के नियम को लेकर। अब ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अब इस टॉपिक को अगर हमने अपने इस डेली के करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ऐड कर दिया तो ये 15 से 20 मिनट ले जाएगा। तो 15 से 20 मिनट ले जाने का मतलब है कि हमें बाकी आर्टिकल्स के साथ में न्याय उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। या जैसे अभी आपने देखा यूनेस्को हेरिटेज को लेकर, ठीक है, तो हमने शांति निकेतन तो आपको पढ़ा दिया, बट अन्य जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं उनको भी हम पढ़ाना चाहें तो नहीं पढ़ा सकते। तो उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम अपनी ये करंट अफेयर्स टुडे की सीरीज भी शुरू करेंगे। अर्थात अब आपको करंट अफेयर्स के लिए एक तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखनी पड़ेगी, दूसरी आपको करंट अफेयर्स टुडे की क्लास देखनी पड़ेगी, और तीसरी जो आगे चलकर हमारी शुरू होने वाली मंथली करंट अफेयर्स की वो भी देखनी पड़ेगी। आप में से हो सकता है कई सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न हो कि सर आप इतना ज़्यादा करंट पे ध्यान क्यों दे रहे हो, क्या करंट पढ़ लेने से ही यूपीएससी हो जाएगा? तो मैं ये तो नहीं कहता कि करंट पढ़ लेने से केवल यूपीएससी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, वो करंट अफेयर्स ना होके एक तरीके का 60% आपका जीएस का सेगमेंट होता है। अर्थात अगर आप ईमानदारी से हमारी इन तीनों करंट की क्लासेस को कर लेंगे तो आपका 60% जीएस कवर हो जाएगा। बाकी फिर वही बात है कि जब एग्ज़ाम होता है, परिणाम आता है या प्रश्न आप देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से था, जबकि वो था करंट से ही। तो करंट को हमें डेप्थ में पढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात और अंतिम बात, आप में से जिसको पढ़ना होगा पढ़ोगे, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ोगे, मेरा कुछ नहीं जानने वाला, क्योंकि मैं व्यूज़ और सब्सक्राइबर पर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारता हूँ। मेरा पर्पज़ है आपकी सक्सेस होना, और आपकी सक्सेस का मतलब है कहीं से कोई भी पॉइंट या कोई सेगमेंट छूटने ना पाए जिस पर यूपीएससी प्रश्न पूछे। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप करें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी मेरे लिए अच्छी बात है। कम से कम बोझ कम रहेगा और जिनको सिलेक्ट होना होगा वो बच्चे आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे चल के करंट अफेयर्स टुडे की क्लास आएंगी। प्रश्न होगा आपके मन में कि सर ये क्लासेस कब से शुरू होंगी? तो करंट अफेयर्स टुडे की जो क्लास हैं इनको हम 15 अक्टूबर से शुरू करेंगे। 15 अक्टूबर 2023 से ये नई सीरीज़ शुरू होगी। इसमें आपका क्या होगा कि जनवरी 2023 से लेकर आगे तक, या कहें जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक आपको टॉपिक आते रहेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट टॉपिक होंगे, जैसे मान लो आशियान का हो गया या आपका कोई अन्य करंट का हो गया, तो वो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी।
ठीक। और बाकी जो मंथली मैगज़ीन की करंट अफेयर्स है वो भी आपकी 15 अक्टूबर से ही शुरू होगी। अभी कुछ तकनीकी कारणों की वजह से थोड़ा वर्क चल रहा है, इसलिए हम क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर उतनी ज़्यादा, तो अभी थोड़ा सा आप मैनेज कर लो, 15 से 20 दिनों की और बात है, ठीक है। तो देखते हैं फिर आज अपनी क्लास को। तो ये भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल है शांति निकेतन। तो मन में आया होगा शांति निकेतन क्या है। ये एक तरीके का गुरुकुल है, आप कह सकते हो कि एक तरीके की बिल्डिंग है जिसको देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने स्थापित की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी, ठीक है। बाद में आगे चलकर रविन्द्रनाथ जी ने इसको विश्व भारती में तब्दील करने की कोशिश की, या कहें विश्व भारती नामक विद्यालय के रूप में इसको बनाया। वो आश्रम पर आधारित था। आश्रम का मतलब जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी उस व्यवस्था पर आधारित था। और आगे चलकर मैं आपको एक बात और बताऊं कि श्री IAS एकेडमी का भी जो फाइनल इन द एंड गोल है वो यही है कि हम भी एक इसी तरीके का फाउंडेशन या कहें एक तरीके का कैंपस ओपन करें जहां पर आप सबको एक जगह रख कर पूरी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। तो जल्द ही हम उस संकल्प को भी पूरा करेंगे। तो अभी बस इसको पढ़ लो। शांति निकेतन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के वीरभूम में। आपसे ये प्रश्न नहीं पूछेगा, ना ये प्रश्न पूछेगा कि 41 है या 45 है। आपसे जो प्रश्न बनेगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी पर बनेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पता हो, इनको बस आप पढ़ लो कि 1862 में इनके पिताजी ने इसको देखा। पहले इसका नाम भुबडांगा था, ठीक है, फिर क्या कर दिया गया विश्व भारती विद्यालय। तो आपको यहाँ पर बस ये पता हो कि अच्छा विश्व भारती विश्वविद्यालय का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर जी से है, ठीक है। किसने इसको प्रमोट किया था? संस्कृति मंत्रालय ने यूनेस्को से कहा था कि आप इस वास्तुकला को या कहें इस नगर नियोजन को देखें। आपको पता होगा कि पिछले वर्ष आप में नगर नियोजन के रूप में धौलावीरा को हमने लिस्टेड कराया था, और धौलावीरा हमारी कौन सी साइट बनी थी? 39। उसके बाद हमने फिर एक मंदिर रामप्पा मंदिर को किया जो कि 40 साइट बनी, तो वो भी अभी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। पुरातत्व विभाग इसका संरक्षण करेगा और पिछले कई वर्षों से करता भी आया है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आप इनको पढ़ लो, इनसे प्रश्न आपके नहीं बनेंगे। प्रश्न बनेंगे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। इन पर कैसा प्रश्न बनेगा? इन पर प्रश्न बनेगा तुलनात्मक रूप में, या इनकी किसी रचना के रूप में, या इनके किसी योगदान के रूप में, ठीक है। वैसे अभी हाल के टाइम में UPSC का जो मेंस 2023 का पेपर आपने देखा होगा, उसके GS 1 में एक क्वेश्चन आया है, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद में क्या डिफरेंस है। आप में से जिन बच्चों ने पिछले 2 वर्ष पहले मुझसे कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी या आंसर राइटिंग चेक करवाया होगा 2021 के दौर में, तो हमने उस राष्ट्रवाद पर आधारित क्वेश्चन डिस्कस किया था। और आपको हैरानी होगी कि NBT पब्लिकेशन की एक बुक ही आती है राष्ट्रवाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी पर, बिल्कुल पतली बुक है, वो मेरे पास है और वहीं से क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल करेंगे उनको मैं बताऊंगा, वो GS के लायक वैसे तो प्रश्न नहीं था लेकिन UPSC ने पूछ लिया, ठीक है। खैर देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो गीतांजलि पर बन सकता है, और गीतांजलि पर गीतांजलि नाम ना दे के आपको दे देगा सॉन्ग ऑफरिंग्स, ठीक है, कि हाल ही में चर्चा में रही सॉन्ग ऑफरिंग्स किसकी रचना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। क्यों आएगी? क्योंकि सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन करके क्वेश्चन UPSC ने आपसे पूछा है ऑलरेडी, ठीक है। 1913 में इन्होंने ये रचना, मतलब इस रचना के रूप में इनको मिला था। ये रचना किस चीज़ की है? ये कविताओं का एक संग्रह है, क्लियर। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। फिर बात आती है 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को जो ब्रिटिश जो किंग थे, राजा जॉर्ज पंचम, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि दी। अब यहाँ पर एक विवाद चलता है कि जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे, ठीक है, तो इनके आने के उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन अधिनायक गाया था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनके स्वागत गीत में इन्होंने गाया था। वास्तव में जनगण मन उस समय की आवाम की, या कहें कि उस समय के भारत जैसे मुल्क की आवाज़ थी, ठीक है।
तो जन का मतलब जन गण मन अधिनायक। और कभी मैं अपना जो एक सीरीज है हमारी संस्कृत हमारे संस्कार, उसमें इस जनगण मन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें 3 बार जय जय क्यों है, 4 बार जय जय क्यों है। ठीक है, तो 3 बार जय है का मतलब है तीनों लोकों में जय जयकार हो। 4 बार जो जय है का मतलब है चारों दिशाओं में आपकी जय जयकार हो। और ख़ास बात क्या है कि जब आप इस राष्ट्रगान को पढ़ते हैं तो आपको एक पूरा इंडिया का मैप मिलता है, डेकोरेटेड मैप मिलता है। पढ़ते हो ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंग, मतलब पूरे मैप को ये ड्रा कर देता है। ठीक है, तो बस ये बेसिक चीज़ें हैं। ये देखो इंटरव्यू में कभी भी पूछी जा सकती है, मेरे जैसा अगर इंटरव्यूअर हुआ तो यहीं पे आपको फंसा देगा। अब नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ उस पर सरकार की ये नाकामी देखी और सरकार का ये एक तरीके का हिंसक रवैया देखा, तो इन्होंने उस उपाधि को त्याग दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। गांधी जी ने भी त्याग दिया था। तो ये बस बेसिक बातें हैं। ठीक, इन्होंने 2 राष्ट्रगान लिखे, जनगण मन और आमार सोनार बांग्ला, यानी कि 2 देशों के राष्ट्रगान के रचयिता एकमात्र व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अब इनकी कृतियों पर प्रश्न बनेगा, पूछा जा सकता है कि द होम एंड द वर्ल्ड किसकी रचना है, काबुली वाला किसकी रचना है ना। वैसे ज़्यादा चांस है द होम एंड द वर्ल्ड। देखो ये तो सबको पता होता है, जो हिंदी का विद्यार्थी उसको पता होता है गोरा किसकी रचना है, घारे बैर किसकी रचना होगी, सोनार तोरी किसकी रचना होगी, काबुली वाला किसकी होगी। वो ऐसी रचना पूछेगा जो ना हिंदी वाले को पता हो और ना किसी अदर पर्सन को पता हो। ठीक है, तो द होम एंड द वर्ल्ड ये एक इम्पॉर्टेंट रचना है। और साथ ही अभी जो मैंने आपको बताई सॉन्ग ऑफरिंग्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रचना है। मतलब गीतांजलि को इंग्लिश में सॉन्ग ऑफरिंग्स बोलते हैं। इनका गीत है एकला चलो रे, आपको नहीं याद रखना है, ये बस इनके विचार हैं, इनको देख लेना। इनका दर्शन इम्पॉर्टेंट है, वो मेंस के लिए है, मानवतावाद आध्यात्मिकता को लेकर। इनकी लेखन शैली कैसी थी बस आप देख लो, आपसे क्वेश्चन इस पे नहीं पूछेगा। ठीक है, 7 अगस्त 1941 को इनका निधन हो गया। इसीलिए कई बार क्वेश्चन बनता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ये बस बेसिक बातें हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखनी है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को लेकर। मैंने इस पर आपको इन्फोग्राफिक्स मैप दे दिया है जो कि 40 साइट्स का है, 32 कल्चरल, 7 नेचुरल, 1 मिक्स्ड। क्लियर, तो आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा मैप इनकी आप चाहे प्रिंट निकलवा लेना, और अगर आप में से जो बच्चा श्री IAS एकेडमी की मैगज़ीन लेता है या मैगज़ीन आपके पास जाएगी तो मैगज़ीन के दौरान आप इसका यूज कर लेना। ठीक है, अभी फिर प्रिंट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रिंट को क्यों निकलवाना, इन 5 से 4 PDF को निकलवा कर अपनी दीवार पे चिपका लो और रोज़ इनको देखा करो। ना चिपका पाओ तो हाथ में रखो, रोज़ जब भी टेबल पे बैठो तो इनको देखो। देखने से बहुत से क्वेश्चन UPSC में जो पूछे जाएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। आपके मन में अगर आ रहा होगा सर मजाक कर रहे हो क्या, मजाक नहीं है। जैसे ये खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है, तो खजुराहो के बारे में बेसिक जानकारी आप लिख लो कि चंदेल वंशियों ने बनाया, कंदरिया महादेव का मंदिर, ऐसे करके सांची स्तूप, ऐसे लिंक करते जाओ। सुंदरवन नेशनल पार्क को लिंक कर लो कि अच्छा इस पे टाइगर्स को लेकर चर्चा में था। हाल के दिनों में G20 में भारत सरकार ने जो गिफ्ट दिए हैं उसमें सुंदरवन नामक शहद दिया है जो सुंदरवन के जंगलों में होता है। सन टेम्पल कोणार्क G20 से रिलेटेड है। ठीक है, सन टेम्पल क्यों खास बात है ये आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊंगा। रॉक आर्किटेक्चर भीमबेटका क्यों फेमस है, प्रागैतिहासिक है। बुद्धिस्ट मोनूमेंट सांची क्यों फेमस है, नोटों में भी है। ऐसे कहने का मतलब लिंक करते जाओ। महाबलीपुरम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना के जो प्रेसिडेंट थे उनको वहाँ घुमाया गया था। साथ ही यहाँ पर कई ऐसी लोकेशन है, हम्पी है ना, जिन पे क्वेश्चन, सॉरी हम्पी यहाँ पे कहाँ, वो तो कर्नाटक में है। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं। ठीक है, जिस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर आपको मिलेगा। तो ऐसे लिंक करो किस स्टेट में क्या चीज़ें हैं, पटक्कल के मंदिर किस शैली के बने हैं, है ना। तो इनसे क्या होगा कि आपका जो विजन है,
आपका जो माइंडसेट है वो अदर कॉमन स्टूडेंट से ज़्यादा ऊपर जाएगा। अब जैसे अजंता केव से एलिफेंटा है, एलोरा है, तो आर्ट एंड कल्चर में तो पढ़ोगे ही ना, लेकिन यहाँ गैस कर लो कि एलोरा में क्या सभी देवी देवता हैं? तो हाँ, एलोरा। एलिफेंटा में सबसे ज़्यादा किसकी मूर्ति है? भगवान शिव की। त्रिमूर्ति कहाँ पे मिलती है? एलिफेंटा में। अजंता क्यों फेमस है? बुद्ध को लेकर। ये क्या बताएंगे? ये आपके शॉर्ट नोट्स बना देंगे, ठीक है। केवला देव नेशनल पार्क, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। ये मैंने बड़ा मैप यहाँ पे दे दिया है और आगे चलकर यहाँ पे मैंने छोटे छोटे रूप में, मतलब टोटल जो 40 साइट्स हैं उनका, ठीक है। आगरा फोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। अजंता केव्स लिखा है ना सारी चीज़ें, एलोरा केव्स। अब बस यही मत कहना कि सर हिंदी में क्यों नहीं है, इतनी तो इंग्लिश बेसिक आनी चाहिए, है ना। तो इतनी आप याद कर लेना, तो ये सारी देख लेना, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स। बाकी मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मैं आपको आर्ट एंड कल्चर की क्लास कराऊँगा या जब हमारी करंट अफेयर्स टुडे की क्लास आएगी तो वहाँ पर हम इन सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसे अभी लिंक किया ना कोणार्क टेम्पल को, तो कोणार्क टेम्पल के साथ साथ हम आपको यहाँ पर फिर ये भी बताएंगे कि कोणार्क टेम्पल के पास में ही चंद्रभागा बीच है, कोणार्क टेम्पल के पास में ही आपको जगन्नाथपुरी है, कोणार्क टेम्पल के पास में ही आपको खारवेल का हाथी गुम्फा लेक है, क्यों फेमस है, मतलब आपको डेप्थ में ले जाएंगे। देखो हमारा पर्पस है कि चीज़ें आपको ओरली याद हो जाएं, किताबें देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। महाबलीपुरम मोनूमेंट्स क्यों फेमस है, मंडपम क्या है, रथ क्या है ना, ये सारी चीज़ें बताएंगे। कांजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, अब ये मिक्स में है, ठीक है, ये साइट मिक्स में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चर्चेस कॉन्वेंट गोवा, ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है मानस, और पूछा भी गया है कि कहाँ पर है, नागालैंड में है, असम में है, अरुणाचल में है, तो ये सब यहाँ से पता चलेगा। फतेहपुर सीकरी पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। हम्पी पे क्वेश्चन पूछ चुकी है कि किस नदी के किनारे है, तो ये चीज़ें पता हो कि हाँ तुंगभद्रा के किनारे है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होंगी। खजुराहो टेम्पल मोनूमेंट्स, ये कौन सा मंदिर है, क्यों फेमस है, क्योंकि नागर आर्किटेक्चर है, तो ये सब मैं बताऊंगा। तो आप बस इनको देख लो, इनको पढ़ लो, खुद से भी सर्च कर लो, जितना आपको फैक्ट मिले, बाकी तो मैं कवर कराऊंगा ही अपनी करंट अफेयर्स टुडे वाली क्लास में जो 15 अक्टूबर से शुरू होगी, ठीक है। तो इतनी बातें समझ के, काकते का रुद्रेश्वर टेम्पल, ये दुनिया का एकमात्र टेम्पल है, सॉरी दुनिया का ज़्यादा एक्सट्रीम बोल दिया, मतलब ये इंडिया का एकमात्र ऐसा टेम्पल है जो बनाने वाले के नाम पर है, यानी कि जो कारीगर है उसने जो इसको बनाया है उसके नाम पर है, रामप्पा, ठीक है। 39 ये धौलावीरा हुई थी, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। फिर बात आती है अगले आर्टिकल यशोभूमि की। तो अभी आपने कुछ दिन पहले सुना था कि मोदी जी ने, यानी कि भारत सरकार ने भारत मंडपम की स्थापना की। भारत मंडपम क्या था? जहाँ पे G20 के डेलीगेट्स के साथ मीटिंग होनी थी। बट अब हमने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की है, जो कि यशोभूमि के नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए यशोभूमि क्या है, तो ये कन्वेंशन सेंटर है। कहाँ पर है? दिल्ली में द्वारका एक जगह है, वहीं पर मेट्रो स्टेशन के पास है, द्वारका सेक्टर 25 में, ठीक है। अगर आपके इस मास्टर को कभी मौका मिला तो जाएगा ज़रूर, ठीक है। तो यही है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, ठीक है। बस इतना देख लो यशोभूमि का सामान्य सा अर्थ क्या है, क्लियर। बाकी आप मत याद रखो। अब इससे लिंक कर सकते हो, यशोभूमि का मतलब एक तरीके से ये भी होता है यशगान। अब यहाँ पे कई नाम आपको मिल जाते हैं, यशोगान आपको मिलता है वर्ड, यशोधरा मिलती हैं। यशोधरा कौन है? महात्मा बुद्ध की पत्नी, है ना। तो ऐसे लिंक किया करो। देखो यूपीएससी का जो काम है ना, सिंपल सी बात है, वो अफेयर्स है। करंट का मतलब है अफेयर। अफेयर का मतलब जैसे हम लोग गलत वर्ड में यूज करते हैं इस शब्द को, लेकिन यहाँ पर आपको सही रूप में यूज करना है कि हर एक छोटी छोटी घटना को लिंक करो कि ऐसा क्यों, और जिस दिन ऐसा क्यों आपके मन में आ गया ना, यूपीएससी बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस।
आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैंने बस इसलिए पढ़ाया ताकि जब भी आप स्वच्छता को लेकर आंसर लिखो तो वहाँ सजेशन वाले पॉइंट में आप ये बता दो कि हमें कोस्टल क्लीन अप डे मनाना चाहिए, उसमें लोगों को पार्टिसिपेट कराना चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखा दिया। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा कि 17 सितंबर को मनाया जाता है कि 16 को मनाया जाता है कि 15 को मनाया जाता है। ये पिक्चर मुझसे गलत लग गई, पुराने पिछले साल की लग गई। इस वर्ष 16 सितंबर को मनाया गया था। क्यों? क्योंकि इसका ये थीम है कि सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाई जाती है। तो इस बार सितंबर का शनिवार कब था? 16 को था। ठीक है, तो इस पिक्चर को देखकर मैंने पहले 16 ही यहाँ पर था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद टाइप करने वाले ने गलती कर दी, मैंने इसको 17 कर दिया। ठीक है, तो आपको याद नहीं रखना है, बस पता हो। किसके द्वारा प्रोग्राम किया जाता है? 2006 से यूएनईपी का मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम या कहें सासेप, इसके साथ में मिलकर ये प्रोग्राम किया जाता है। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन एक बन जाए कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई के संदर्भ में, हालांकि मैं तो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, और आप में से जो बच्चा एमसीक्यू की क्लास ना कर रहा हो भैया, वो कर लिया करो एमसीक्यू। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाते हैं, करंट अफेयर्स आप यहाँ करते हो, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है, मेरा क्या जाता है। ठीक है, बस वही फिर गुस्सा आती है ना जब आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देकर आते हो और कहते हो कि सर नहीं हुआ, तब बड़ा दुख होता है कि एक तो आप मेहनत नहीं किए, माँ बाप का पैसा वेस्ट किए, बनने आए हो आईएएस, मेहनत कर रहे हो चपरासी वालों की, तो फिर कहाँ से आईएएस बनोगे भाई। ठीक है, आईएएस का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ, केवल अपने पे फोकस रखना, अपने काम से मतलब रखना। इस वर्ष महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, ये कुछ भी नहीं पूछेगा। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जो हमारे कोस्टल गार्ड हैं, ठीक है, इंडियन कोस्टल गार्ड, इनकी स्थापना 1978 में हुई थी। इनका काम क्या होगा? तट रक्षा करना। तट रक्षा मतलब जो ये हमारा भारत है, ठीक है, ये भारत के जो समुद्र तट हैं इनकी रक्षा करना। इनकी रक्षा क्यों की जाती है? क्योंकि किसी भी प्रकार का सामरिक अटैक ना हो, जैसे 26/11 हुआ था। ठीक है, किसी भी प्रकार की स्मगलिंग ना हो। ठीक है, किसी प्रकार के हमारे आम नागरिक जो मछली पालन करते हैं उनको दिक्कत ना हो, और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा EEZ का जो क्षेत्र है वहाँ पर कोई विदेशी व्यक्ति आकर हमारी संप्रभुता का हनन ना करे। ठीक है, EEZ क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, EEZ ये कितना होता है? ये हमारा 200 नॉटिकल मील होता है। मैंने बहुत समय पहले आपको बताया था कि नॉटिकल मील क्या होती है। 1.6 किलोमीटर होता है एक मील बराबर, यानी कि 1600 मीटर लगभग होता है एक मील बराबर। ठीक है, और वहीं समुद्री मील की अगर हम बात करें तो 1.852 या कहें 1850 मीटर होता है एक मील बराबर। ये 1.852 किलोमीटर है एक समुद्री मील के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो रुस्तम जी समिति थी इसका संबंध किससे? तो इसका संबंध इसी कोस्टल गार्ड से। ठीक, तो रुस्तम जी पर भी प्रश्न बन सकता है, जैसे स्वर्ण सिंह समिति को लेकर क्वेश्चन बनता है। विश्व का चौथा है, तीसरा है, ये नहीं पूछेगा। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये भी नहीं पूछेगा। कौन कौन सी कमांड हैं, ये भी आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आप इनको बस पढ़ लो। कार्य क्या है, वही बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो आप इसको बस देख सकते हो, बाकी आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं तो क्या दिक्कत है। ये देखो, ये मैंने इसलिए आर्टिकल देता हूँ ना कि इनको पढ़ने से आपकी बुद्धि में थोड़ी एक सोचने की प्रवृत्ति आएगी। कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू के पैनल में आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे यहाँ के जो तटरक्षक हैं उनके 5 कार्य बताइए, तो आप बता सकते हो ना, सामरिक सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, हमारे संसाधनों की रक्षा, स्मगलिंग की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन में भूमिका, ऐसे थिंक तो कर सकते हो। और जिन बच्चों को थिंकिंग नहीं आती उनसे एग्जाम नहीं होता है, हो भी जाता है तो वो एक अच्छे आईएएस नहीं बन पाते। ठीक है, सागर पहल क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसको हम डिटेल में कभी पढ़ाएंगे, अभी बस इतना समझ लो कि जो ये हमारा इंडियन ओशियन है पूरा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो। कई बार क्या होता है, जो पायरेट्स होते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, वो हमारे शिप को या दुनिया के किसी बड़े शिप को कैप्चर कर लेते हैं या उस पर कब्जा कर लेते हैं और फिर स्मगलिंग करवाते हैं, मतलब ब्लैकमेलिंग करते हैं। स्मगलिंग शब्द गलत यूज किया मैंने, ब्लैकमेलिंग करवाते हैं, उसके बदले में फिरौती मांगते हैं।
ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। बाकी आपको ये देख सकते हो कि हमने अभी श्रीलंका के तट पर उनका एक जहाज़ था उसको बचाया। ठीक, अगला आर्टिकल है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी। इस पूरे आर्टिकल को समझो, बस बेसिक चीज़ें समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल है जो आए, लेकिन समझ लो बस। मेट्रोलॉजी जहाँ शब्द यूज होगा उसका मतलब होता है मापन। मापन का मतलब तौल, तौल का मतलब वजन। ठीक है, आपको जैसे कि किसने बताया कि 5 केजी बराबर इतना ही होगा? आपको ये बात किसने बताई कि 100 केजी बराबर इतना ही होगा, या 100 केजी का बांट इतना ही होगा? तो इसके लिए एक अथॉरिटी होती है। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ अथॉरिटी है CSIR, ठीक है, जो इन चीज़ों को माप तौल बताती है। ठीक है, लेकिन इसी तरह से वर्ल्ड की भी एक अथॉरिटी है जो ये चेक करती है कि आपने जो 5 केजी का पैकेट बनाकर भेजा है वो सच में 5 केजी है, कहीं ऐसा तो नहीं 4.9999 हो। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए बॉडी है, और अगर इस बॉडी का सर्टिफिकेट किसी प्रोडक्ट को मिल जाता है तो ये कंफर्म है कि उस प्रोडक्ट का वजन 5 केजी होगा और वो प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बेचा जा सकता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अपनी जो ये श्री IAS एकेडमी है ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। ये कोई यूट्यूब का चैनल नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं हूँ मैं, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड चैनल है। साथ ही ये इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ वियना के अंतर्गत भी रजिस्टर्ड है। अर्थात अगर आप में से कभी किसी का ट्रस्ट टूटता है, कोई दिक्कत होती है कि ये श्री IAS एकेडमी आपके साथ फ्रॉड तो नहीं करेगी, तो आप गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में कंप्लेन कर सकते हो, आप इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ वियना के अंतर्गत कंप्लेन कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ये क्या है, ये आप लोगों को एक विश्वास दिलाती हैं कि नहीं ये झूठा नहीं है, ये एकेडमी फ्रॉड नहीं है, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एंटिटी है। ठीक है, तो इसी तरह का ये सर्टिफिकेट यहाँ से मिलता है किसी भी प्रोडक्ट को। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वाहनों में BIS का मानक लगा होता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन का। कई जगह पे आपने देखा होगा ISO प्रमाण पत्र लगा होता है। ठीक है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। ठीक है, ISO लिखा होता है 9911 करके। ठीक है, ये क्या है? ये मानक है कि उसने अपनी उस क्वालिटी को ध्यान में रखा। जैसे FSSAI का प्रमाण पत्र लगा होता है, या आप सोना खरीदते हो तो हॉलमार्क लगा होता है। तो ये क्या बताते हैं? ये यही बताते हैं शुद्ध है। तो बस इसका काम भी यही है मापन का। ठीक है, अब क्या हुआ कि भारत इसका 13वां देश बन गया है। आप में से कुछ को लग रहा होगा सर बहुत दिन बाद बना। नहीं सर, इंडिया 1956 में इस OIML का सदस्य तो बन गया था, लेकिन इस सर्टिफिकेट को जारी नहीं कर सकता था, मतलब कुछ दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो बस ये बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि भारत अब इसका 13वां देश बन गया है और वो भी अब ये सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी बातें यहाँ पर लिख दी हैं मैंने। कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी तक केवल 12 देश ही ये सर्टिफिकेट जारी कर सकते थे। तो होता क्या था कि हमारे यहाँ के जो मेज़रमेंट होते थे, मेज़रमेंट का मतलब जैसे सपोज करो हमने थर्मामीटर बनाया, ठीक है, तो इसको सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें इन 12 देशों से संपर्क करना होता था। ठीक है, तो ये 12 देश हमसे पैसा लेते थे हमारे देश की कंपनी से। अब क्या होगा कि अब हमें इन 12 देशों के पास नहीं जाना पड़ेगा, थर्मामीटर वाली कंपनी को इंडिया में ही अपने आप को वो रजिस्टर्ड कर लेना पड़ेगा और सर्टिफिकेट उसको बन जाएगा। इससे भी बड़ा फ़ायदा, पूरे विश्व में कितने देश हैं? 193। तो 12 नहीं ले रखा है, अब हमने भी ले लिया 13। तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो हमारे पास आएंगे कि भैया आप बना के हमको सर्टिफिकेट दे दोगे क्या? तो हम दे देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी सर्विसेज बढ़ेंगी। ठीक है, तो एक ये फ़ायदा है OIML का। क्लियर? तो बस यही चीज़ें हैं, आप इसको देख लो, बाकी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, थर्मामीटर, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, भारत 1956 में इसका सदस्य बन गया था। ठीक है, सदस्य तो बन गया था और उसी वर्ष इसने मीटर अभी समय पर हस्ताक्षर भी कर दिया था। लेकिन कई चीज़ों को लेकर पूरी तरह से हम सर्टिफिकेट नहीं जारी कर सकते थे, तो वही बात है। ठीक है, तो इतना डेप्थ में अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक,
अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अपने यहाँ इंडिया में हम लोगों के यहाँ NPL इंडिया जो नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी है उसके द्वारा हमारे यहाँ के जो SI इकाई के स्टैंडर्ड जो मानक हैं वो जारी किए जाते हैं। ठीक है, UPSC ने वैसे एक बार क्वेश्चन पूछा है BIS मानक का यूज कहाँ कहाँ होता है, टायरों में ऐसे करके क्वेश्चन आया बैक ईयर में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, मैंने बैक ईयर आपको नहीं दिखाया, तो देखो जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया था कि यूनेस्को को लेकर क्वेश्चन, तो यूनेस्को को लेकर जब धौलावीरा चर्चा में था तो मैंने इसको कवर वैसे कराया था, और सबसे बड़ी बात है इसको मैंने 3D एनिमेशन के जरिए भी आपको कवर कराया था। तो जिन बच्चों ने क्लास देखी होगी उनको यहाँ पर ये पता था कि हाँ ये तो हमने आंसर लीक किया था क्वेश्चन, और मैंने ही नहीं बहुत सारे लोगों ने लीक किया था क्योंकि बहुत सरल ही क्वेश्चन था, तो इस पर मैं अपनी क्या वाहवाही लूटूं। ठीक है, अब ये प्रमाण पत्र क्या होगा, इसके क्या फ़ायदे होंगे आप ये देख लेना। वो 13 देश कौन है ये नाम एक बार ज़रूर आप देख लेना कि ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, चाइना, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, UK, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्लोवाकिया। अब यहाँ देखो जब भी इतने नाम याद ना कर पाओ ना तो बस ये देखो मोटे मोटे कौन देश नहीं है और कौन कौन पड़ोसी देश हैं हमारे, तो हमें पता चल रहा चाइना है, भारत भी है, तो कंपटीशन इनका बनेगा। पाकिस्तान है, नहीं है। बांग्लादेश है, नहीं है। भूटान है, नहीं है। नेपाल है, नहीं है। आसियान का कोई देश है इसमें, तो पता चल रहा सर अभी तो नहीं दिख रहा इसमें। समझ गए, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको दे देगा जैसे G20 में पूछा है। ठीक है, अब क्या फ़ायदा होगा, अब ये वही चीज़ें हैं है ना कि इससे हमें क्या कमाई मिलेगी, क्या कमाई नहीं मिलेगी। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अगला आर्टिकल है समुद्री प्रकाश प्रदूषण के बारे में। इसको मैं पढ़ाऊँगा तो नहीं क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो आना है वो बस स्रोत पे आएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो और बाकी आप PDF में पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट क्या है, आपने देखा होगा कि आजकल मतलब जब से हमारे यहाँ विद्युत का आविष्कार हुआ है और जब से विभिन्न प्रकार की लेज़र लाइट्स वगैरह आई हैं, डिस्को वाली लाइट्स आई हैं जो आसमान में रंग बिरंगी करती हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमारी इकोलॉजी प्रभावित हुई है, पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ है। इसको ऐसे आप समझो कि जब आप रात में सोते होंगे और कोई सोते समय अचानक से लाइट जला दे तो आपकी नींद खुल जाएगी। ठीक, उसी तरह से जो भी हमारे जीव जंतु हैं, जो समुद्री कछुए हैं, जो भी जीव जंतु हैं, चाहे पक्षी हो कोई भी हो, जब वो रात में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, जाते हैं, तो उनको अगर कोई लाइट दिख जाती है तो वो रुक जाते हैं। ठीक है, और कई हमारे यहाँ जीव जंतु ऐसे हैं जो केवल लाइट में ही देख सकते हैं, दिन में नहीं देख सकते, और कुछ ऐसे भी हैं जो दिन में देख सकते हैं, रात में नहीं देख सकते। जैसे कबूतर के बारे में कहा जाता है कि रात में उसको नहीं दिखता, उल्लू के बारे में कहा जाता है रात को दिखता है, दिन में नहीं दिखता। तो इसीलिए आपने एक मूवी देखी होगी बादशाह मूवी, उसमें नहीं वो कहता है कि मैंने आपकी 2 आँखों में एक आँख बकरी की लगाई है, एक उल्लू की, बकरी की दिन में देख लो, उल्लू की रात में देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब हमने रात में लाइट जला दी तो उनकी इकोलॉजी प्रभावित हुई। इकोलॉजी प्रभावित होने का क्या मतलब है, इकोलॉजी प्रभावित होने का मतलब है कि रात में वो आपस में इंट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, या कहें वो प्रजनन शक्ति को नहीं बढ़ा पाएंगे, या कहें वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगे। तो जब बच्चों को जन्म नहीं देंगे तो उनकी इकोलॉजी खत्म हो जाएगी, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे। तो समुद्री प्रदूषण इस तरह से खतरनाक है, प्रकाश प्रदूषण। ठीक है, तो बस आपको यही याद रखना है, बाकी आप इसके स्रोत को देख लेना कि कैसे प्रश्न आपसे बनेगा। ठीक है, आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मोमबत्तियाँ, आग और बिजली इससे रिलेटेड होता है, व्हेल से लेकर सबके सब प्रभावित होते हैं, जुगनू, मनुष्य और पक्षी ये तो प्रभावित होते ही होते हैं। ठीक है, मतलब प्रभावित क्या होते हैं, यहाँ पर लाइन कुछ और है कि मनुष्य, जुगनू और पक्षी पर कृत्रिम प्रकाश का प्रभाव काफ़ी समय से ज्ञात है। जैसे आप देखते होगे ना जुगनू जलता है, बचपन में हमने भी 1-2 जुगनू पकड़े हैं ताकि ये रोशनी वो कर दें। और एक वैसे पक्षी है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा उसका, वो पक्षी क्या करता है, जुगनू को पकड़ के ले जाता है और अपने घोंसले में उसको रख देता है कि उसके यहाँ रोशनी बनी रहे। नाम नहीं ध्यान आ रहा, शायद उसको ततैया बोलते हैं, ज़्यादा मुझे याद नहीं है, वैसे पिताजी से ही सुना था। ठीक है, बाकी आप ये देख सकते हो क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपसे यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा ना, वो प्रश्न बनेगा यहाँ पे नहीं,
वो प्रश्न आपका बनेगा इस स्रोत पर। तो पता हो कि क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, तो इनमें क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप ये देख लो, घाट, गोदी और लाइट। गोदी का मतलब गोदी मीडिया नहीं है, गोदी उसको बोलते हैं जो समुद्र तट का जो किनारा होता है ना, यहाँ पर जहाँ डॉकयार्ड होती है उसको बोलते हैं गोदी। एक तरीके का बंदरगाह ही आप मान लो। ठीक है, गोदी यार्ड ये शब्द है। जहाज, जहाज में मत्स्य और समुद्री जहाज। अब ये लोग भी तो करते हैं ना टूरिज्म के नाम पे ड्रामा। ठीक है, इनका जो तेल है ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। मेंटल हैलाइड, एलईडी ये सब भी डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, या आपको मर्जी हो तो इनको पढ़ लेना, देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पता बस चल जाएगा। ठीक है, ये बस देख लेना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन बस पता हो। ठीक, स्काई ग्लो क्या है? वही स्काई ग्लो बात है, मैंने पीछे के आर्टिकल में पढ़ाया। स्काई ग्लो का मतलब होता है कि आसमान में रोशनी बनी रहे। जैसे अभी आप बाहर निकल कर देखना अगर रात में अपने यहाँ, तो आपको दिखेगा आसमान बड़ा साफ साफ नहीं दिखता है, मतलब तारे आपको नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि नीचे की रोशनी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए वो तारे हमारे नहीं दिख पाते अब हमको। वरना जब एक ज़माने में या आप गांव में रहते होंगे, लाइट वगैरह नहीं होगी आपके गांव में, तो आपको तारे साफ दिखते होंगे, बट शहर में नहीं दिखते हैं। इसी को बोलते हैं स्काई ग्लो। ठीक है, बाकी एक कृत्रिम प्रदीप्त, मतलब कृत्रिम प्रदीप्त का मतलब यही रोशनी, प्रकाश। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, इसको पढ़ लेना। देखो मैं इसको जानबूझ कर नहीं पढ़ा रहा हूँ कि उसकी इसमें क्या पढ़ाऊँ, मैंने ऑलरेडी आपको ये आर्टिकल दे दिया। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। अब अगला आर्टिकल है ग्रेसम का नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसे टॉपिक्स पर यूपीएससी प्रश्न पूछती है। ये टॉपिक वास्तव में मुद्रा से रिलेटेड है। आप जब हमारे साथ इकोनॉमी की क्लास करेंगे तो मनी वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे, और कटे फटे नोट वालों में। जिन बच्चों ने पुरानी हमारी इकोनॉमी की क्लास की होगी, वहाँ पर बस मैंने एक नाम दे दिया था ग्रेसम का, और एक ही लाइन लिखाई थी कि ग्रेसम का नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। ठीक है, बस इतना ही बताया था। आज हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक कवर हो जाए। ठीक, और आपको दिक्कत भी ना आए। क्लियर? तो ग्रेसम का नियम हम पढ़ें, इससे पहले दो तीन और बता दें। आप इसके पहले नाम सुनते होंगे एक वक्र का, जिसका नाम है फिलिप वक्र। ठीक है, इसी तरह एक नाम और आप सुनते होंगे लॉरेंज वक्र का, और एक नाम और सुनते होंगे गिनी गुणांक का। ठीक है, तो इनको फैक्ट के रूप में याद कर लो कि जो गिनी गुणांक है इसका संबंध आय एवं धन के वितरण से है। मतलब किसी व्यक्ति की आय कितनी है और उसके पास मतलब संख्या कितनी, कितने लोग हैं उसके घर में। ठीक है, फिलिप वक्र का जो मतलब है वो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध से। फिलिप का ये कहना होता है कि अगर मुद्रास्फीति ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी कम होगी। क्यों कम होगी ये इकोनॉमी में पढ़ाऊँगा, यहाँ मत पढ़ो। ठीक है, बस ये फैक्ट के रूप में इनको देख लो। ठीक, अब जब इतनी बातें देख ली तो आपको यहाँ 3 फैक्ट मिल गए, ग्रेसम, लॉरेंज और फिलिप। ग्रेसम क्या कहते हैं? ग्रेसम वास्तव में ये कहते हैं कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसको सरल भाषा में अगर आप समझो तो सरल भाषा में ये है कि अगर आपके पास कटे फटे नोट हैं और आपके पास अच्छे बिल्कुल नए करेंसी के नोट हैं, तो आप पहले कटे फटे वाले नोटों को पब्लिक में लाओगे और अच्छे नोटों को स्टोर करके रखोगे। जैसे मेरा जो बिज़नेस है, तो जब हम लोगों ने बिज़नेस की शुरुआत की थी, ठीक है, तो उस समय बड़े करेंसी वाले जब नोट आते थे ना, हम लोग खर्च ही नहीं करते थे, रख लेते थे, ये सोच के अरे यार इसको क्या खर्च करेंगे, और वो ना खर्च करने के चक्कर में कभी 5 लाख 10 लाख ऐसे हो जाते थे। तो फिर मजबूरी बस वो जब नोट देना पड़ता था किसी भी कंपनी वाले को कि ले लो यार, क्या करें अब, तो बड़ा अजीब लगता था, है ना। जबकि हम लोग चाहते थे कि ये हमसे छोटे छोटे नोट ले जाए, कटे फटे 10 के 100 के, उस समय 500 का और 1000 का भी नोट चलता था। ठीक है, तो वही चीज़ें थी। तो ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है। तो इतनी बातें यहाँ क्लियर हुई कि बुरी मुद्रा का सामान्य शब्दों में क्या मतलब हुआ। ठीक, अब बात करते हैं इनके टेक्निकल वर्ड का क्या मतलब है। इनका कहना है कि बुरी मुद्रा वह मुद्रा है जिसका मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर हो या उससे कम हो। मतलब ये कहते हैं कि जैसे जो सिक्का है
ठीक है। सिक्का को बनाने में अगर 10 रुपये लगते हैं, या कहें सिक्के की जो धातु है उसका मूल्य अगर 10 रुपये है और उस पर आपने 10 लिख भी दिया तो ये बुरी मुद्रा है। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि ये बुरी मुद्रा है। क्यों? क्योंकि जब 10 का सिक्का है 10 ही लिख दे रहे हो, क्या फ़ायदा। इसीलिए देखिएगा हमारी भारत सरकार ने क्या किया है, 1 रुपये के सिक्कों को 50 पैसे के बराबर बना दिया है। ठीक है, यानी कि जो 1 रुपये का सिक्का है वो उसकी कीमत 50 पैसे है। समझ गए। फिर इन्होंने क्या कहा कि जिसका मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर या उससे कम है, मतलब अंकित मूल्य से कम है। अंकित मूल्य 1 है लेकिन उसकी कीमत कितनी है, 50 पैसे। ठीक, तो ये इन दोनों चीज़ों से डिनाई करते हैं, मतलब इन दोनों चीज़ों को बोलते हैं कि ये बुरी मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इनका ये कहने का मतलब ये है कि अच्छी मुद्रा हमें यूज करनी चाहिए, यानी कि अंकित मूल्य से अधिक मूल्य की संभावना हो। ये कैसे पॉसिबल होगा? मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये कैसे पॉसिबल है। अभी तो ये बात बोल दे रहे हैं कि जो पैसा हो 1 रुपया, 1 रुपये की कीमत का 1 रुपया नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं कि 1 रुपये कीमत का 50 पैसा नहीं होना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि 1 रुपये का 5 रुपये नहीं होना चाहिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं? तो देखो, इनका कहने का मतलब बहुत सही है। ठीक है, मैं देखो आपको समझाता हूँ इनका ये क्या कहना चाहते हैं। पूरा आर्टिकल जब मैंने पढ़ लिया तब मुझे इनकी बात समझ में आई कि अच्छा, सज्जन महोदय ये कहना चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, नॉर्मल मोड में जो पैसा है, ठीक है, अगर वो 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, और उसकी कीमत भी 1 रुपये है तो ये गलत है। ठीक, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, सॉरी 1 रुपये उस पर अंकित मूल्य है, ठीक है, और वो 50 पैसे का ही सिक्का है, मतलब उसमें धातु 50 पैसे की लगी है, तो भी ये गलत है। लेकिन जो इनकी तीसरी कंडीशन है कि जो 1 रुपये का सिक्का है जिसकी धातु 1 रुपये की है, वो 5 रुपये की कीमत रखनी चाहिए, वो अच्छी है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये इस लाइन पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये 1 रुपये रहे, तो मतलब 1 रुपये का सिक्का 1 रुपये की कीमत में रहे, लेकिन ये जो 1 रुपया हो ना, ये दूसरी जो मुद्राएं हैं, दूसरे देश की जो मुद्राएं हैं, उनकी तुलना में इसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में समझो, जैसे डॉलर है, ठीक है, $1 का जो नोट है, समझना, $1 का जो नोट है वो तो $1 के हिसाब से ही छपता होगा ना, लेकिन बाजार में उसकी क्या है, मांग अधिक है, उसकी वैल्यू अधिक है, तो वो अपने आप में हाई पॉसिबिलिटी रखता है। ये यानी कि क्या हो गया, इंडिया की करेंसी के सामने हाई हो गया। भाई देखो, कागज़ तो $1 में भी लगा है, कागज़ हमारे 100 रुपये में भी लगा है, तो कागज़ जब लगा हुआ है तो इनका $1 हमारे 100 रुपये के बराबर हो रहा है। तो मतलब क्या, डॉलर यहाँ पे हाई हो रहा है। तो ये जो इन्होंने वर्ड बोला अच्छी मुद्रा का, ये दूसरी मुद्रा से तुलना करने पर है, ना कि सिंगल मुद्रा से। नहीं समझ में आया मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा। बस इतना याद करो कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि श्रीलंका ने ये बवाल कर दिया। अर्थात श्रीलंका में जो 2022 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो वहाँ पर श्रीलंका ने इसी ग्रेशम नियम को फॉलो नहीं किया, जिस कारण श्रीलंका का जो इकोनॉमिक संकट था वो बढ़ गया। अब श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका ने कर ये दिया था कि बराबरी कर ली। श्रीलंका ने बराबरी कर ली। किससे बराबरी कर ली? श्रीलंका ने बराबरी कर ली अमेरिका से। श्रीलंका ने बराबरी की अमेरिका से। अमेरिका से किस चीज़ की बराबरी की? श्रीलंका की सरकार ने कहा कि $1 जितनी वैल्यू रखता है उतना ही श्रीलंका के 200 श्रीलंकाई रुपए रखते हैं। समझ रहे? मतलब इन्होंने कहा कि $1 चाहे घटे या बढ़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो हमेशा 200 के बराबर ही रहेगा। जैसे अभी आप क्या देखते हो इंडिया में कि $1 कभी आपको 83 रुपये में मिलता है, कभी $1 आपको 80 में मिलता है, कभी 60 में मिलता है, कभी 100 तक पहुंच जाता है। हालांकि अभी 100 नहीं पहुंचा है। तो इंडिया में क्या होता है, फ्लेक्सिबल है,
ये फ्लेक्सिबल किस चीज़ से? आयात और निर्यात से। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ समझोगे, इसीलिए मैं ये टॉपिक नहीं टच करता हूँ, क्योंकि इन टॉपिक में पूरा बैकग्राउंड चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा चीज़ों को स्किप कर दो। बाकी इकोनॉमी में तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है। क्लियर? तो ये क्या चीज़ कह रहा है कि ये डॉलर यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। फ्लोट क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिका ने हमसे कितना खरीदा, हमने उसको कितना बेचा, इससे निर्धारित हो रहा। यहाँ पर इन्होंने फिक्स कर दिया, तो अब अमेरिका यहाँ से खरीदे या ना खरीदे, और ये चाहे अमेरिका से खरीदे या ना खरीदे, तो इनका डॉलर इतना ही रहेगा। तो एक बात बताओ, जब इनके 200 रुपये के बराबर एक डॉलर रहेगा, तो जितने भी श्रीलंका के लोग हैं वो डॉलर को क्या करेंगे? अपने पास स्टोर कर लेंगे। क्यों स्टोर कर लेंगे? क्योंकि उनको पता है कि एक डॉलर में 200 आइटम मिल जाएंगे। मतलब यहाँ अवमूल्यन का सिद्धांत लागू हो जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए इनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। जितने भी अमेरिकन्स लोग थे उन्होंने यहाँ पर सस्ती सस्ती चीज़ें खरीद लीं, तो उनके यहाँ महंगाई बढ़ गई, कीमत ऊपर नीचे हो ही नहीं रही कहीं से, तो ये दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो यही बात आती है, और इसी को बोलते हैं, जो इन्होंने फिक्स किया, इसको बोलते हैं स्थिर मौद्रिक नीति। ठीक है, तो इसी को देखते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ग्रेसम के नियम के उदाहरण क्या हैं, तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वही बात दे दी, स्थिर दर पर जोर दिया, उससे अधिक मूल्य माना जाने लगा, अनुसार कम मूल्य किया गया, है ना। परिणाम स्वरूप आधिकारिक विदेशी मुद्रा बाजार में कम अमेरिकी डॉलर उपलब्ध थे, और व्यक्तियों ने अधिकाधिक लेन देन में इनका उपयोग करने से बचना शुरू कर दिया। जैसे आपने देखा होगा कि अभी 2000 के नोट को लेकर, है ना, लोगों ने पहले से नोट यूज नहीं करते थे। क्यों? इसको स्टोर करके रख लिए थे, और जहां सरकार ने कह दिया कि हम 1 सितंबर से इस नोट को बंद कर देंगे, सब के सब 2000 नोट अपने बाहर निकाल दिए, जैसे 500 और 1000 में किया था। ठीक, तो यही चीज़ें इसमें भी हुई। क्लियर? अब इसकी विषमता क्या है, मतलब इनकी दिक्कत क्या है, इस नियम में कुछ खामियां भी होंगी, तो वो खामियां आपसे नहीं पूछेगा कि क्या खामियां हैं, आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हो। ठीक है, स्थिर विनिमय दर क्या होती है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है। आप में से जिन बच्चों ने एक शब्द पढ़ा होगा, अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी को लेकर। ठीक है, वहाँ पर मैंने यही चीज़ें बताई थी। क्या क्या बताई थी वहाँ पे? मैंने वहाँ पर आपको बताई थी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में, ठीक है, फ्लोटिंग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, और मैंने यहाँ पे कैपिटल फ्लो के बारे में। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे, और उसी चीज़ को देखो यहाँ पर रिपीट कर दिया गया। क्या रिपीट किया गया? निश्चित विनिमय दर का मतलब है कि हमारी जो मुद्रा है वो दूसरे देश की मुद्रा से फिक्स ही रहेगी। जैसे अभी मैंने बोला ना, $1 बराबर 80 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। कल को अगर हमारी केंद्रीय बैंक कह दे कि $1 हमेशा 70 के ही बराबर रहेगा, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो वही बात यहाँ पर की गई है। ठीक, अब बात आती है ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से आया था 1944 में। ठीक, आपको ये कुछ नहीं याद रखना है, बेसिक ये बस देख लो। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जब पतन हो गया, देखो ये वर्ल्ड का एक सिनेरियो है। मैं एक बात बताऊं, होता क्या है कि विश्व में जब भी आप 1944 का दौर पढ़ेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस जब मैं पढ़ाऊँगा, तो उस समय क्या था कि पूरी दुनिया को ये लगता था जो कुछ है वो अमेरिका है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का तो पतन हो गया था, उनका सूर्यास्त होने वाला था, और अमेरिका एक न्यू इमर्जिंग सुपर पावर के रूप में डोमिनेंस कर रहा था। तो दुनिया के हर एक देश को लगता था कि अमेरिका की करेंसी, अमेरिका का कपड़ा, अमेरिका की इंडस्ट्री, अमेरिका के लोग और अमेरिका की जगह बेस्ट है। ठीक, सब ने अमेरिका पे यकीन कर लिया। लेकिन जब अमेरिका की बैंक डूब गई, अमेरिका का जब डॉलर डूबने लगा, जिसको निक्सन शॉक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो पूरा का पूरा विश्व हिल गया। और जब हिला, तभी इन लोगों ने फिर ये बुद्धि लगाई कि G20 बना लेते हैं, G7 बना लेते हैं, IMF बना लेते हैं, WTO बना लेते हैं। तो ये सब क्या हैं? ये यही चीज़ें हैं कि ये जो दुनिया भर की बर्बादियाँ देखी बड़े बड़े देशों ने अमेरिका पर विश्वास करके, तो उनको यकीन नहीं रहा। उन्होंने कहा भैया हम अपने ये समूह बना लेते हैं और अमेरिका पर पूरी तरह से रिलाई नहीं करेंगे। इसीलिए देखिए अब हर देश की अपनी एक मुद्रा हो गई है। यूरोपीय यूनियन की अपनी अलग मुद्रा है, ब्रिटेन की अपनी एक मुद्रा है, ठीक है। वैसे पहले भी थी पाउंड और स्टर्लिंग, लेकिन अब अलग अलग हो गई सबकी मुद्रा। जैसे यूरो अपना अलग काम करता है,
डॉलर अपना अलग काम करता है। तो इसीलिए हुआ फिक्स मॉनिटरिंग मॉनिटरी पॉलिसी को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लोटिंग क्या है आप इसको बस देख लेना। स्थिर विनिमय दरों के क्या केवल हानि होते हैं? नहीं, लाभ भी होते हैं। अब वही कि जब कोई चीज़ फिक्स होगी, ठीक है, तो हमें क्या होगा कि जो अस्थिर मुद्रा वाले देश हैं उनके लिए फ़ायदे में रहेगी, जिनकी मुद्रा ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान को लेकर सुना होगा कि पाकिस्तान की मुद्रा काफ़ी ज़्यादा वो हो गई, ठीक है, मतलब लो चली गई, कोई उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही। ठीक है, कम लेन देन लागत करनी पड़ेगी। अब सपोज करो कि अगर हमारा $1 बराबर 50 रुपये ही होता तो हमें 50 ही देने पड़ते हैं ना। अब $1 बराबर 80 हो गया तो हमको 80 देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये लेन देन से हम बचेंगे। और इसमें भी क्या है, इस ड्रामा से बचेंगे कि $1 कोई हमको दिखा रहा, हम उसको 80 दे रहे हैं। जब हमारा $1 ही 1 के ही बराबर रहेगा तो क्या दिक्कत है। ठीक, निवेशक को विश्वास रहेगा कि हाँ इनकी पूंजी ऊपर नीचे नहीं होगी, तो वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। हानियाँ क्या हैं? हानियाँ सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, एक तो मौद्रिक नीति की स्वायत्तता की हानि होगी। मतलब क्यों भाई, जो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अमेरिका से तुलना कर रहे हैं कि अमेरिका का $1 तो हमारा भी एक ही रहेगा। तो इससे क्या हो रहा है, कल को अगर अमेरिका डूब गया तो हम भी डूब जाएंगे। यानी कि हमको एंकर कंट्री पर यकीन नहीं करना है। एंकर कंट्री का मतलब होता है दूसरा देश, या कहें एंकर मुद्रा। ठीक है, वो एंकर जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना है। जैसे आप देखते होंगे ना, यूपीएससी की तैयारी बच्चे करते हैं और देख लेते हैं कि टॉपर्स ने ये कहा कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, और मैंने तो प्री की तैयारी केवल 2 महीने ही की थी और यूपीएससी में मैं आईएएस बन गया। अरे प्रभु, उस टॉपर का बैकग्राउंड चेक करो, उसकी स्कूलिंग लाइफ चेक करो, उसके माता पिता ने किस समय उसके पेट में ये बीज बो दिया था कि बेटा तुमको यूपीएससी की तैयारी करनी है। उन सब पर स्टडी करो और तब चेक करो कि उसका 2 महीना कहाँ से काउंट होता है। अगर आज मेरे को कोई ये कह दे, सपोज करो आज मेरे को ये कह दे कि एम लक्ष्मीकांत आप कितनी देर में पढ़ सकते हो, ठीक है, या पढ़ा सकते हो, तो मैं कहूँगा 3 घंटे में। और मैंने 3 घंटे में पढ़ाया भी है यूट्यूब पर। लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था कि मैंने 3 घंटे में पहले दिन ही पढ़ा दी। पहली बार जब मैं लक्ष्मीकांत लाया था तो मुझे याद है कि मैं 3 से 4 महीने में ख़त्म कर पाया था। और आज की डेट में मेरे से अगर कोई कहे लक्ष्मीकांत पढ़ लो तो मैं 3 से 4 घंटे में ख़त्म कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लक्ष्मीकांत को 100 टाइम से भी ज़्यादा पढ़ रखा है। तो मेरे को उसकी एक एक बात याद है कि कहाँ पर क्वेश्चन, कहाँ पर नहीं, कहाँ पर यूपीएससी टच करेगी, कहाँ नहीं करेगी। और ऐसे ही मैंने हर एक बुक्स के साथ कर रखा है, कोई 30 टाइम्स, कोई 40 टाइम्स। तो वो मुझे बता देती हैं कि अच्छा ये किताब 15 मिनट में ख़त्म होगी, 20 मिनट में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये बस आप देख सकते हो, संभावित हमले, सट्टा बाजारी को लेकर, वही काला धन वगैरह को। ठीक है, बाहरी निर्भरता जो मैंने अभी बात बताई। ठीक, तो ये आप चाहे तो इस पूरे आर्टिकल को देखो भाई, स्किप भी कर सकते हो अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं फिर इसको जब इकोनॉमी की क्लास आएगी और वहाँ जब मुद्रा को पढ़ाऊँगा बेसिक से कि M1, M2, M3, M4 या M0 मुद्राएं क्या हैं, फिएट मनी क्या है, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा क्या है, डिजिटल करेंसी क्या है, तब हो सकता है चीज़ें आपके दिमाग में जाएं। ये तो मैंने बस उठा लिया क्योंकि एक आर्टिकल था उस पर श्रीलंका को लेकर ये रिसर्च आई थी, तो मैंने सोचा आपको कवर करा दें। ठीक है, अब स्थिर विनिमय दर ना करके हम कुछ और अपना सकते हैं, फ्लोटिंग अपना सकते हैं, जिसमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अपनाता है। बट इंडिया कौन सा अपनाता है? मैनेज्ड फ्लोटिंग। मतलब हम ये चेक करते हैं कि अच्छा इसमें ये दिक्कत आ सकती, ये दिक्कत नहीं आ सकती। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। क्लियर? तो इतनी बातें हमने आज के अपने इस करंट अफेयर्स में कवर की। अर्थात 18 सितंबर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ा वो था यूनेस्को को लेकर। उम्मीद है आप उसको काफ़ी अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, बाकी बस छोटे मोटे इंपॉर्टेंट थे। तो मिलते हैं कल 19 सितंबर में। एक बात और, आप में से जो भी बच्चा G20 की क्लासेस ना देखा हो, जो कि 5 पार्ट में आ रही हैं, ठीक है, आप उनको देखें। यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे, आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल 19 सितंबर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।